हेलो एवरीवन, दिस इज रिमिता। आज जिस मूवी की हॉरर कोस्टर राइड पे हम जाएंगे वो है इंसीडियस चैप्टर 2, जो कि आई थी 2013 में। इस मूवी को भी जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है। इंसीडियस चैप्टर 2 इंसीडियस 1 का सीक्वल है। आज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंसीडियस चैप्टर 2 इस सीरीज का बेस्ट पार्ट है। सीरीज के इस पार्ट में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, तो अगर आपने चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले आप इंसीडियस चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे कि मैंने इंसीडियस 1 में उसके फैक्ट्स डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में भी मैं एंड में इसके फैक्ट्स डिस्कस करूंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब द कप ऑफ कॉफी एंड लेट्स गो टू द हॉरर कोस्टर राइड। आपको याद होगा इंसीडियस पार्ट 1 में एलिस की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो कैमरे की रिकॉर्डिंग रेने देख लेती है। और मैंने आपको इसी सस्पेंस में छोड़ दिया था कि आखिर रेने ने क्या देख लिया था। दरअसल उस कैमरा रिकॉर्डिंग में रेने ने देखा था कि जब एलिस ने जॉश की फोटो खींची थी, तो जॉश की जगह उसे वही बूढ़ी औरत नजर आ रही थी, जिसने की ब्लैक ब्राइड की ड्रेस पहने हुई थी। और यही देख के एलिस को शौक लगा था। वो बूढ़ी औरत जॉश से अटैच हो गई थी, इसीलिए उसने एलिस को मार डाला। अब कहानी शुरू होती है लैम्बर्ट हाउस से 1986 में, जहाँ पे हम यंग एलिस और लॉरेन को देखते हैं। ये उस समय का वक्त है जब जॉश छोटा था और वो भी अपने बेटे की तरह एस्ट्रल प्रोजेक्टर था। और यहाँ पे हम एलिस के एक और फ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम है कार्ल, जो कि एलिस के साथ इस केस पे काम कर रहे हैं। कार्ल एलिस को बताता है कि उसने जॉश के सारे टेस्ट किए हैं और सब कुछ नॉर्मल है। और इसके बाद कार्ल एलिस को जॉश की फोटोज दिखाता है। ये वही फोटोज हैं जो हमने चैप्टर 1 में देखी थी, जिन फोटो में वो बूढ़ी औरत दिख रही थी ब्लैक ब्राइड की ड्रेस पहने हुए। कार्ल एलिस को बताता है कि उसने इस घर में जो भी फील किया है वो इविल है। इसके बाद एलिस सारे घर को इन्वेस्टिगेट करती है और वो जॉश के रूम में जाती है और उसे वहाँ अलमारी के पास कुछ फील होता है। और जब वो हाथ बढ़ाती है तो एक इविल हाथ उसके हाथ पे खरोच मार देता है। इसके बाद एलिस लॉरेन को बताती है कि इस घर में जो भी है वो जॉश की दोस्त नहीं है, बल्कि वो एक इविल है। क्योंकि जॉश एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रल प्रोजेक्टर है, इसीलिए वो फर्दर जा सकता है। जॉश अपनी नींद में वहां गया, जिसकी वजह से ये बूढ़ी औरत उसके पीछे लग गई और अब वो जॉश को सता रही है। इसके बाद एलिस जॉश की सारी यादों को मिटा देती है, ताकि उसकी एबिलिटी यहीं रुक जाए और वो वापस फर्दर ना जा सके और वो बूढ़ी औरत जॉश को परेशान करना बंद कर दे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस रेने से पूछताछ कर रही होती है और रेने साफ इनकार कर देती है कि एलिस का खून उसके हस्बैंड ने नहीं किया है। लेकिन अंदर ही अंदर रेने जानती थी कि उसने कैमरा रिकॉर्डिंग में जॉश के अंदर क्या देखा था। रेने पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। और वो ऑफिसर कहता है कि एलिस के गले पे जो गला दबाने के निशान है, अगर वो जॉश के हाथों से मिल गए तो जॉश को सजा जरूर होगी। इसके बाद हम लैम्बर्ट फैमिली को लॉरेन के घर में शिफ्ट होता देखते हैं। अब जॉश, लॉरेन और उनके 3 बच्चों के साथ वो लोग लॉरेन के घर शिफ्ट हो गए थे। हम देखते हैं कि उस रात फॉस्टर और डॉल्टन कैन के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जब जॉश आता है और उन दोनों को सोने को कहता है, उसी रात रेने को पियानो पे अपनी बनाई हुई धुन सुनाई पड़ती है और जब वो जाके देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। और अब यहाँ भी रेने के साथ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। इन सब के बारे में वो जॉश को बताती है, लेकिन जॉश इन सब पे यकीन नहीं करता। उसका कहना है कि एलिस के हेल्प के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जॉश रेने से कहता है कि जब वो फर्दर की दुनिया में यानी अंधेरी दुनिया में गया था, तब किसी इविल चीज ने उसे फॉलो किया था और वो उसके साथ यहाँ आ गई, जिसने एलिस को मार डाला। लेकिन अब कोई भी चीज उनको बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। रेने जानती थी कि उसके साथ अभी भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, लेकिन वो मजबूरी में जॉश की बात मान लेती है। इधर में वापस स्पेक्स और टकर दिखाए जाते हैं, जो कि एलिस के घर में जाते हैं और उस घर का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और जब वो नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कमरा था जहाँ पे एलिस अपना काम किया करती थी और उससे रिलेटेड केसेस की सारी चीजें और इन्फॉर्मेशन रखा करती थी। वहाँ नीचे उन्हें जॉश लैम्बर्ट नाम का एक VHS टेप मिल जाता है, जो कि 1986 का था। यह उसी वक्त का वीडियो टेप था जब एलिस जॉश के घर आई थी। स्पेक्स और टकर ये VHS टेप देख रहे होते हैं। उस टेप में टकर और स्पेक्स देखते हैं कि यंग जॉश किसी से बात कर रहा होता है और उसके पीछे उन्हें एक परछाई नजर आती है। लेकिन आखिर ये परछाई किसकी है?
इधर हमें वापस डॉल्टन का रूम दिखाया जाता है जहाँ लॉरेन उसके पास आके बैठती है। तब नींद में डॉल्टन कहता है कि ग्रैंडमदर आपके पीछे कोई खड़ा है, और जब लॉरेन देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लॉरेन को लगता है कि डॉल्टन अपनी नींद में ये सब बोल रहा है। इसके बाद लॉरेन जब नीचे जाती है तो उसको व्हाइट गाउन में एक औरत घर में घूमती नजर आती है, और इसके बाद लॉरेन जब अपनी दवा खाने के लिए जाती है तो उसको शीशे में भी वही औरत नजर आती है जो एक पल बाद गायब हो जाती है। और लॉरेन जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ जॉश खड़ा था। वो जॉश को बताती है कि उसने यहाँ पे किसी को देखा है, लेकिन जॉश जोर दे के कहता है कि यहाँ आपने किसी को नहीं देखा, क्योंकि अगर आपने किसी को देखा है तो वो मेरी फैमिली को डराएगा, और जॉश ये नहीं चाहता है। अगली सुबह डॉल्टन रेने को बताता है कि उसने पिछली रात अपनी ग्रैंडमदर यानी लॉरेन के पीछे किसी को देखा था। उस वक्त डॉल्टन ने अपने आप को उठाने की कोशिश की और कुछ वक्त बाद वो उठ गया। तब उसको हॉलवे में कुछ आवाजें सुनाई दी, और जब डॉल्टन ने वहां जाके देखा तो वहां जॉश खड़ा था जो किसी इनविजिबल एंटिटी से बातें कर रहा था। डॉल्टन को समझ नहीं आया कि आखिर जॉश किससे बातें कर रहा है। वो रेने से पूछता है कि क्या पापा के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, और रेने उसको ये कह के समझा देती है कि कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ सही है। डॉल्टन अब अपने पापा से डरने लगा था। इसके बाद रेने को पुलिस ऑफिसर का फोन आता है जो बताता है कि एलिस के गले पे जो निशान मिले थे वो जॉश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। ये सुन के रेने को थोड़ी तसल्ली मिलती है, और अब रेने को भी वो व्हाइट गाउन वाली औरत यहाँ नजर आती है जो कि पिछली रात लॉरेन को नजर आई थी। इसके बाद उसको बेबी मॉनिटर पे कैली के रूम में किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, और वो ऊपर जाके देखती है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था, और वो किसी की आवाजें अंदर से सुनती है। वो किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर जाती है, लेकिन अब वहाँ कैली नहीं थी। इसके बाद उसको नीचे से वापस आवाजें आती हैं और वो कैली को ढूंढते हुए नीचे आती है। जब वहाँ रास्ते में रखी चीजें अपने आप हवा में उड़ जाती हैं, और वहाँ रेने के पीछे वही व्हाइट गाउन वाली औरत खड़ी होती है जो उससे जोर से चिल्ला के बोलती है कि हिम्मत भी मत करना, और उसको एक थप्पड़ मार देती है जिसकी वजह से रेने जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। अब लॉरेन स्पेक्स और टकर के पास जाती है और वो बताती है कि जो भी आत्मा उनकी फैमिली को अभी तक डरा रही थी उसने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। वो अभी भी कुछ एंटिटीज को अपने घर में देख रही है। इसके बाद स्पेक्स और टकर लॉरेन से उस वीडियो टेप के बारे में पूछते हैं जो कि 1986 में जॉश का बनाया गया था जब एलिस ने उसकी यादों को सप्रेस किया था। और यहाँ स्पेक्स और टकर लॉरेन को वापस वही VHS टेप दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने उस टेप में यंग जॉश के पीछे किसी की परछाई देखी थी, और जब उन्होंने वीडियो को ब्राइटन करके थोड़ा जूम किया तो वहाँ पे उन्हें सबसे शॉकिंग चीज दिखी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यंग जॉश के पीछे जो खड़ा था जिससे यंग जॉश बातें कर रहा था वो कोई नहीं बल्कि प्रेजेंट वाला जॉश था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि प्रेजेंट वाला जॉश यंग जॉश के टाइम में दिख रहा था। इसके बाद स्पेक्स और टकर कार्ल को बुलाते हैं। दरअसल कार्ल का अपना ही अलग तरीका है स्पिरिट से कांटेक्ट करने का। वो डाइस के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट करते हैं, और अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करेंगे ताकि पता लगा सके कि एलिस को किसने मारा और वो इस वक्त कहाँ है। अब कार्ल अपने डाइस फेंकना शुरू करता है और उनका कांटेक्ट एलिस की आत्मा से हो जाता है। अब कार्ल एलिस की आत्मा से पूछता है कि वो आत्मा क्या चाहती है। तब डाइस पे आंसर आता है किल, और अब सबसे इम्पोर्टेंट जवाब कि वो कहाँ छुपी हुई है। तब डाइस पे जवाब आता है सिटी ऑफ एंजल्स। लॉरेन बताती है कि ये एक पुराना हॉस्पिटल है जो अब बंद पड़ा है। लॉरेन इस हॉस्पिटल को जानती है क्योंकि वो यही काम किया करती थी। अब ये सब लोग सिटी ऑफ एंजल्स हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ के एक रूम में कार्ल को किसी की प्रेजेंस के होने का एहसास होता है। लॉरेन बताते हैं कि वो रूम कभी ICU हुआ करता था। लॉरेन को यहाँ पास्ट की घटना याद आती है कि उस रूम में एक पेशेंट हुआ करता था, पार्कर क्रेन। एक दिन जॉश हॉस्पिटल में आया था और वो लॉरेन के साथ उस रूम में गया था जब पार्कर क्रेन ने बिना वजह ही जॉश पे हमला कर दिया था। और इसके बाद लॉरेन ने देखा था कि पार्कर क्रेन उसके साथ ही लिफ्ट में नीचे आया था। जब लॉरेन ने पार्कर क्रेन से कहा था कि उसको रेस्ट करना चाहिए, लॉरेन ने रिसेप्शन पे आके पूछा था कि आखिर पार्कर क्रेन इधर उधर क्यों घूम रहा है, उसे तो रेस्ट करना चाहिए। तब रिसेप्शनिस्ट पे बैठी नर्स बोलती है कि पार्कर क्रेन ने पिछले ही दिन सुसाइड कर लिया है, वो तुम्हारे साथ लिफ्ट में कैसे आ सकता है। और ये सुन के लॉरेन बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद हमें जॉश दिखाया जाता है जिससे एक इविल एंटिटी उसके परिवार को मारने के लिए कह रही थी, क्योंकि जब वो अपने परिवार को मारेगा तभी वो जिंदगी जी सकेगा। लेकिन जॉश जोर से चिल्लाता है और मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने को होश आ जाता है और वो इधर उधर केली को ढूंढती है। तब जॉश उसे बताता है कि केली एकदम सही है और ऊपर अपने रूम में सो रही है। जब रेने ऊपर जाके देखती है तो वो केली को एकदम सेफ पाती है। वो जॉश को सारी बात बताती है कि उसने व्हाइट गाउन वाली औरत को देखा था, लेकिन जॉश उसकी बातों को नहीं मानता।
वो कहता है कि ऐसी चीजों को देखना इग्नोर करो क्योंकि तुम जितना ज्यादा डरोगी वो उतना ज्यादा डराएंगी। तभी नीचे वापस पियानो पे एक धुन सुनाई पड़ती है और जब वो दोनों नीचे जाके देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रेने उससे कहती है कि वापस वही सब घटनाएं हो रही हैं। तब रेने पियानो पे एक धुन बजाती है लेकिन जॉश उसे ये धुन बंद करने को कहता है। रेने कहती है कि क्या तुम्हें ये धुन याद नहीं है? दरअसल ये वो धुन थी जो रेने ने जॉश के लिए बनाई थी, लेकिन जॉश को उस धुन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये देख के रेने को बहुत शौक लगता है। उधर हॉस्पिटल में पार्कर क्रेन की फाइल ढूंढ ली थी जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था और अब ये सब लोग पार्कर क्रेन के घर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग छानबीन शुरू कर देते हैं। स्पेक्स और टकर ऊपर के रूम में जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये रूम पार्कर क्रेन का रहा होगा, लेकिन वो तो एक आदमी था और ये रूम एक लड़की का होता है जहाँ पे लड़कियों वाले सारे खिलौने रखे हुए थे। और तब जब स्पेक्स अपना हैंडीकैम नीचे करता है तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। वो लड़की कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना वो औरत मुझे तुम्हें मारने पे मजबूर कर देगी। और ये कहने के एक पल बाद ही वो लड़की गायब हो जाती है। उधर घर में उस रात डॉल्टन को कैन पे एक आवाज सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि फॉस्टर उससे कुछ कहना चाहता है और तभी कैन से आवाज आती है कि मैं फॉस्टर नहीं हूँ। और अब डॉल्टन समझ गया था कि उसका कांटेक्ट किसी से हो गया है और जब वो उठ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो देखता है कि उसके कैन की डोरी उस अलमारी के अंदर जा रही थी। ये वही अलमारी है जो जॉश के रूम में हुआ करती थी और इसी अलमारी के पास एलिस आई थी जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा था और उसने एलिस को खरोच मार दी थी। अब उस अलमारी से डॉल्टन को एक लड़की भागते हुए नजर आती है जो रोते हुए डॉल्टन से मदद मांग रही थी। और जब डॉल्टन मुड़ता है तो वो अलमारी के सामने देखता है कि कई प्रेत आत्माएं इस दुनिया में चली आई थी। डॉल्टन अपने आप को ही सोता पाता है, यानी नींद में डॉल्टन दूसरी दुनिया में चला गया था। दूसरी दुनिया की सारी आत्माएं डॉल्टन पे हमला कर देती हैं। तभी डॉल्टन वापस अपने शरीर में चला जाता है। उधर पार्कर क्रेन के घर में कार्ल वापस एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको बता सके कि उसने उसको पार्कर क्रेन के घर आने को क्यों कहा है। तभी डाइस में जवाब आता है मॉस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डेथ। तभी लॉरेन को वहाँ पे एक फोटो नजर आती है और लॉरेन कार्ल को बताती है कि उसने अपने घर में जिस औरत को देखा वो यही औरत है। तभी व्हाइट गाउन वाली लेडी की आत्मा लॉरेन पे झूमर गिरा देती है लेकिन कार्ल उसे बचा लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ उन्हें एलिस ने नहीं बल्कि पार्कर क्रेन की माँ ने बुलाया था। तभी वहाँ उन्हें एक दीवार के पीछे सड़ने की बदबू आती है और जब वो लोग दीवार हटा के देखते हैं तो दरअसल वो एक रूम था जहाँ पे कई लाशें रखी गई थी जो कि बुरी तरह सड़ चुकी थी और ये सारी लाशें औरतों की थी। तभी वहाँ स्पेक्स को एक बक्सा मिलता है जिसमें कुछ पेपर की कटिंग थी। उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा होता है ब्राइड इन ब्लैक। ब्राइड इन ब्लैक ने अपना 15वां शिकार ढूंढ लिया था और अब इन लोगों को यहाँ पता लगता है कि जो लाशें उस रूम में बैठी हुई थी दरअसल वो ब्राइड इन ब्लैक की विक्टिम्स थी। तब वहाँ कार्ल को ब्राइड इन ब्लैक वाला गाउन मिलता है और जब वो उस गाउन पे हाथ रखता है तो उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है। ब्राइड इन ब्लैक वाली औरत कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो पार्कर क्रेन था जो कि ब्लैक गाउन पहन के औरतों को मारा करता था क्योंकि उसकी माँ उससे ये सब करवाया करती थी। जो बूढ़ी औरत जॉश को उसके बचपन में दिखती थी दरअसल वो ब्राइड इन ब्लैक थी, यानी कि पार्कर क्रेन जिसने जॉश की बॉडी को पोजेस कर लिया है। ये सुनने के बाद लॉरेन तुरंत रेने के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। वो कहती है कि जिस जॉश के साथ हम रह रहे हैं वो असली जॉश नहीं है, उसको पार्कर क्रेन की आत्मा ने पोजेस कर लिया है। वो कहती है कि वो आत्मा तुम लोगों को मार सकती है और जॉश की बॉडी को जिसने पोजेस किया है वो है पार्कर क्रेन जो कि एक कातिल हुआ करता था। इसके बाद कार्ल, स्पेक्स और टकर एक प्लान बनाते हैं कि वो जॉश को बेहोश करेंगे ताकि उसकी बॉडी से पार्कर क्रेन को बाहर निकाल सके। कार्ल अंदर जॉश से बात करने जाएगा, तब तक स्पेक्स और पार्कर बाहर वेट करेंगे और कार्ल का इशारा पाते ही वो लोग अंदर चले आएंगे। अब कार्ल जॉश से घर के अंदर बात करने जाता है। वो जॉश को बताता है कि वो एलिस का फ्रेंड है जो कि उसके साथ काम किया करता था। यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉश एकदम बूढ़ा नजर आता है क्योंकि उसकी बॉडी अब ढलने लगी थी। स्पेक्स और टकर ने कार्ल को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ताकि कार्ल जॉश को वो इंजेक्शन लगा सके। कार्ल वो इंजेक्शन बाहर निकालता है ताकि वो जॉश को लगा सके। कार्ल जॉश से पानी मांगता है, तभी वहाँ जॉश आ जाता है और वो अपने पीछे कुछ छुपा रहा था। जब कार्ल उससे पूछता है तो जॉश कहता है कि तुम अपने डाइस से क्यों नहीं पूछते, और जब कार्ल अपने डाइस से पूछता है तो उसमें नाइफ लिखा हुआ आता है और तभी जॉश कार्ल पे हमला कर देता है। ये सारी बातें स्पेक्स और टकर वैन में सुन रहे थे और ये सुनते ही वो कार्ल की मदद करने के लिए आते हैं। वो लोग जॉश को काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। जॉश कार्ल का गला दबाने लगता है। इसके बाद जॉश अपने मोबाइल से लॉरेन को मैसेज करता है ताकि रेने और लॉरेन घर आए।
कार्ल की आंख अब अंधेरी दुनिया में यानी द फर्दर में खुलती है, जहाँ उसे असली जॉश मिलता है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो जॉश के पुराने घर की तरफ इशारा कर रहा होता है और कहता है तुम्हारा बच्चा उसके पास है। जॉश को अपने पुराने घर में उस आदमी की आत्मा नजर आती है जो पार्ट 1 में केली के रूम में खड़ा था। जॉश भागता हुआ अपने पुराने घर की तरफ जाता है और दरवाजे पे खटखटाता है। ये वही वक्त था जब पार्ट 1 में जॉश के घर का दरवाजा रात को कोई खटखटाता है। दरअसल वह जॉश की आत्मा थी जो द फर्दर में फंसी हुई थी। जॉश जब नीचे आता है और बाहर देखता है तो द फर्दर में फंसी जॉश की आत्मा खुद को ही देखती है। ये देख के वो समझ जाता है कि उस वक्त उसी ने दरवाजा खटखटाया था। जॉश अपनी बेटी को बचाने के लिए दरवाजा खोल के अंदर जाता है ताकि उस आदमी की आत्मा से अपनी बेटी को बचा सके। आपको याद होगा पार्ट 1 का वो सीन जब रेने केली के रूम में जाती है और वहाँ किसी को खड़ा पाती है, तो ये वही सीन था। अब जॉश की आत्मा उस आदमी की आत्मा से लड़ती है, लेकिन उस आदमी की आत्मा ज्यादा ताकतवर थी। तभी वहाँ जॉश की मदद करने के लिए एलिस की आत्मा आ जाती है, जो बताती है कि उसने मदद के लिए पुकार रही जॉश की आवाज सुन ली थी। ये लोग फर्दर की दुनिया में है। ये अंधेरी दुनिया वक्त की परे चलती है, इसीलिए वो पास्ट में जा पा रहे थे। एलिस यहाँ जॉश को बताती है कि पार्कर की आत्मा को तुम्हारी दुनिया में नहीं होना चाहिए था। जॉश को अपनी दुनिया में वापस जाना होगा और पार्कर क्रेन को वापस फर्दर में भेजना होगा ताकि जॉश की आत्मा खुद की बॉडी में वापस जा सके। और अब इन सब के लिए उन्हें फर्दर में पार्कर क्रेन का घर ढूंढना होगा। लेकिन जॉश को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि एलिस ने उसकी इस याद को सप्रेस कर दिया था। अब इसका जवाब था छोटे जॉश के पास। और यहाँ सीन मूवी के स्टार्टिंग सीन पे आता है। ये लोग फर्दर की दुनिया में उसी वक्त में गए जब छोटे जॉश को वो बूढ़ी औरत सता रही थी और एलिस ने उसकी याद को मिटा दिया था। ये लोग वहाँ जाके छोटे जॉश से पार्कर क्रेन का पता पूछते हैं और छोटा जॉश एक तरफ इशारा करता है। उस वक्त एलिस नहीं समझ पाई थी कि छोटा जॉश किसकी बात कर रहा है, लेकिन छोटा जॉश फर्दर में फंसी जॉश की आत्मा से बात कर रहा था। और यही सीन स्पेक्स और टकर ने ब्राइट करके देखा था, जहां उन्हें पीछे जॉश खड़ा दिखा था। उधर असली दुनिया में रेने और लॉरेन घर में वापस आ गई थी, जहां जॉश की बॉडी को पार्कर पूरी तरह पोजेस कर चुका था। अब पार्कर रेने और लॉरेन पे हमला करता है। वो लॉरेन को एक रूम में बंद कर देता है और रेने को मारने ही वाला था। तभी वहाँ डॉल्टन और फॉस्टर आ जाते हैं। डॉल्टन जॉश के सर पे बेसबॉल बैट मार देता है और वो लोग भाग जाते हैं। रेने अपने बच्चों को लेके बेसमेंट में भाग जाती है। फर्दर की दुनिया में कार्ल, एलिस और जॉश पार्कर क्रेन के घर पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें पार्कर के बचपन की झलक दिखती है, जहाँ पार्कर की माँ मिशेल पार्कर को टॉर्चर किया करती थी ताकि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की की तरह बिहेव करे, क्योंकि वो पार्कर को उसके पिता का नाम नहीं देना चाहती थी। तब पार्कर की माँ एलिस लोगों को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे कार्ल और एलिस रूम के बाहर निकल जाते हैं। असल दुनिया में डॉल्टन कहता है कि जिस तरह उसके पापा ने फर्दर में जाके उसे ढूंढा था, उसी तरह अब वो अपने पापा को फर्दर में ढूंढ के वापस लाएगा। जिसके बाद डॉल्टन सो जाता है और फर्दर में पहुंच जाता है। अब पार्कर ने रेने को ढूंढ लिया था और अब वो रेने को मारने ही वाला था। उधर फर्दर में पार्कर के रूम के बाहर एलिस को छोटा पार्कर मिलता है, जिससे एलिस कहती है कि वो उनके अंदर जाने में मदद करे। वो छोटे पार्कर से कहती है कि वो अपनी माँ की यादों को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद करे, जिससे उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। अब पार्कर की माँ जॉश की आत्मा को फर्दर में मारना शुरू करती है और असल दुनिया में डॉल्टन, फॉस्टर और रेने को पार्कर से मरवाने वाली होती है। तभी एलिस अंदर पहुंच जाती है और पार्कर की माँ को बार बार मारती है, जिससे उसकी यादें खत्म हो जाती है और पार्कर की माँ कमजोर पड़ जाती है। इधर पार्कर को भी वो चोट लगती है, जिससे वो कमजोर हो जाता है और वापस चला जाता है। फर्दर में एलिस कहती है कि अब जॉश और कार्ल को वापस असली दुनिया में जाना होगा। उसने कार्ल के दिल की धड़कन महसूस कर ली थी और वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। तभी एलिस की आत्मा वहां से चली जाती है। अब जॉश और कार्ल अंधेरी दुनिया की आत्माओं के बीच असल दुनिया का रास्ता खोजते हैं। तभी उन्हें वहां डॉल्टन की आवाज सुनाई देती है। डॉल्टन जॉश को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गया था। इधर रेने डॉल्टन को वापस आने के लिए कहती है और फर्दर में उन लोगों को रेने की आवाज सुनाई देती है। डॉल्टन के शरीर पे बंधी डोर को फॉलो करते हुए वो लोग असल दुनिया में पहुंच जाते हैं। डॉल्टन अपनी बॉडी में और जॉश अपनी बॉडी में वापस आ गया था और अब सब नॉर्मल हो जाता है। अब कार्ल जॉश और डॉल्टन की यादों को मिटा देता है ताकि वो वापस उस दुनिया में ना जा पाए। एंड सीन में हम देखते हैं कि स्पेक्स और टकर एक घर में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की के साथ हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पता लगता है और वो दोनों उसकी मदद करने को कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिस की स्पिरिट उनके बीच से होती हुई घर के अंदर चली जाती है।
एलिस की स्पिरिट को सिर्फ एक छोटी बच्ची ही देख पा रही थी। एलिस एलिसन नाम की लड़की के पास जाती है और उसके पीछे किसी को देखती है जिसको देख के वो शॉक हो जाती है एंड दैट्स द एंड। यहाँ मूवी एंड हो जाती है। आखिर एलिस ने एलिसन के पीछे किसको देख लिया था जिसको देखने के बाद वो शॉक हो गई, यह हमें पार्ट 3 में ही पता लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े फैक्ट्स की। आपको याद होगा वो सीन जब स्पेक्स और टकर एलिस के घर में जाते हैं, वहाँ हमें एक पेंटिंग टंगी दिखती है। ये पेंटिंग रेफरेंस है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। यही सेम पेंटिंग हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1 और 2 में दिखती है। इस मूवी में आपको जेम्स वॉन भी दिखेंगे। जब स्पेक्स और टकर जॉर्ज का वीडियो टेप अपने लैपटॉप में चला रहे थे तो आप उनके वॉलपेपर में जेम्स वॉन को देख सकते हैं। इंसीडियस चैप्टर 2 में जो आपको सिटी ऑफ एंजल नाम का हॉस्पिटल दिखाया गया है, इसके लिए फिल्म मेकर्स को कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो बड़ी और डरावनी हो और काफी वक्त से बंद पड़ी हो, और इसके लिए जो लोकेशन सेलेक्ट की गई थी वो है लिंडा विस्टा हॉस्पिटल, जो कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है, जो कि 1991 से बंद पड़ा है। और इसी हॉस्पिटल को आप पार्ट 2 में सिटी ऑफ एंजल नाम के हॉस्पिटल से देखते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंसीडियस चैप्टर 2 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। If you love my work and like my effort, subscribe to my channel and press the bell icon for all the notifications। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।